हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। तो फार्माकोलॉजी में इससे पहले की क्लास में हम यूनिट नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू यूनिट है, वो हमारा यूनिट 4 है। और यूनिट 4 में ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ड्रग हम यूज़ करते हैं और कौन से डिजीज़ कंडीशन में यूज़ करते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो इससे पहले की मतलब इस यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो हमारा क्या है, एंटी एस्थमेटिक ड्रग है। फर्स्ट में क्या है हमारा, एंटी एस्थमेटिक ड्रग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग होता क्या है, जानेंगे पहले फिर अस्थमा क्या होता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपर रेस्पॉन्सिव ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुली। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है वो कैरेक्टराइज बाई, कैसे हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होता है। किसका होता है, ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल का, टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई का मतलब जैसे स्मोकिंग डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सब क्या है, स्टिमुलाई है। तो इन सभी की वजह से, एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से ये हमारे ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाते हैं। और हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस का ये कैरेक्टराइज, यही एक कैरेक्टर ये ब्रोंकियल अस्थमा होता है। और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, रिजल्ट देखने को क्या मिलता है कि नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब्स ऑफन एक्कम्पनीड बाई इंक्रीज सिक्रीशन म्यूकोसल एडिमा एंड म्यूकस प्लगिंग। तो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है कि इसमें इसके साथ मतलब इसमें एयर ट्यूब में क्या हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, हमारा ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और उसके साथ एक्कम्पनीड का मतलब साथ साथ इंक्रीज होता है वहाँ पर सिक्रीशन, मतलब म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। और म्यूकोसल एडिमा होने लगेगा, वहाँ सोइलिंग आने लगेगा, म्यूकस लेयर में सोइलिंग होने लगेगा। और म्यूकस प्लगिंग का मतलब म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर म्यूकस का कलेक्शन हो जाएगा। सिम्टम्स इंक्लूड द डिस्निया, वीजिंग, कफ एंड मे बी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या क्या बताया कि वहाँ पर डिस्निया हमको देखने को मिलेगा, वीजिंग, कफ हो जाएगा, खांसी आ जाएगा, और मे बी लिमिटेशन एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम इसमें देखते हैं आगे, इसमें क्या है कि अस्थमा इज नाउ रिकॉग्नाइज टू बी ए प्राइमरली इन्फ्लामेटरी कंडीशन। क्या है कि अस्थमा को रिकॉग्नाइज किया गया है, जाना गया है कि ये प्राइमरली इन्फ्लामेटरी कंडीशन के रूप में, इन्फ्लामेशन अंडरलाइंग हाइपर रिएक्टिविटी। और इन्फ्लामेशन कैसे होता है, यह हाइपर रिएक्टिविटी की वजह से होता है। एन एलर्जिक बेसिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन मेनी एडल्ट एंड हायर परसेंटेज ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक एलर्जिक बेसिस पे एलर्जी कई एडल्ट में इसको एलर्जी के बेस पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। और हायर परसेंटेज ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट में, और ये हायर लेवल में ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को उनको मिलता है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सीधा सा कहने का मतलब है, इसमें हम अस्थमा देखें, और अस्थमा का हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग के लिए हम बात करते हैं कि एंटी एस्थमेटिक हमारा ड्रग क्या होता है। तो एंटी एस्थमेटिक ड्रग मतलब द ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा दैट इज कॉल्ड एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि अस्थमा में यूज होने वाले ड्रग को हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग बोलते हैं। और ये हम इसमें अस्थमा पढ़ लिए। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की ओर कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। अब ब्रोंकोडायलेटर को भी क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ये बीटा सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है, फिर मेथिल जैंथीन है, और थर्ड हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो इसमें ब्रोंकोडायलेटर में 3 टाइप के ड्रग आते हैं। तो फर्स्ट में बीटा सिंपैथोमिमेटिक्स में देखते हैं साल्बुटामॉल, टर्बुटालाइन, बैम्बुटेरॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मिटेरॉल, इफिडेफ्राइन। तो ये सब इसके क्या हैं, बीटा सिंपैथोमिमेटिक हैं कि ये क्या है, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, एगनिस्ट कर देते हैं। और फिर मेथिल जैंथिन में देखते हैं थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोलिन और थियोफाइलिनेट और हाइड्रोक्सी थेलिन और थियोफाइलिनेट और थियोफाइलिनेट एथेनोलेट ऑफ
पिपरासीन और डॉक्सोफाइलिन। तो ये सब जितने भी फाइलिन करके जो ड्रग आते हैं वो हमारे क्या हैं, मेथिलजेंथिन ग्रुप के होते हैं। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में हम देखते हैं तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में हमारे क्या हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये दो एग्जाम्पल हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के। फिर हमारा अब नेक्स्ट है हमारा ये ब्रांकोडाइलेटर के हैं। ब्रांकोडाइलेटर में हमारे कौन कौन से थे, ब्रांकोडाइलेटर में हम तीन चीज़ देगा, इसके तीन टाइप, बीटा टू सिम्पैथोमिमेटिक्स हो गए, एंटी कोलिनर्जिक हो गए, और क्या है, मेथिलजेंथिन, ये तीन हमारे टाइप हो गए। और फिर हमारा है नेक्स्ट, हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप हमारा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ये वो ब्रांकोडाइलेटर था, ये हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लिसेट आ जाते हैं, और कीटोटिफेन आ जाते हैं, और नीडोक्रोमिल, ये आ जाते हैं तीन एग्जाम्पल मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अब जानिए मास्ट सेल क्या होता है। मास्ट सेल जो होता है, जैसे हमारे में बॉडी में जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन होने लगता है, हिस्टामाइन का सिक्रीशन होने लगता है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर का सिक्रीशन होने लगता है, तो ये सब क्या करते हैं, मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो जब मास्ट सेल स्टिमुलेट कर देगा तो ये इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, इन सभी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देंगे तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगा, रेडनेस नहीं होगा, एडिमा नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। तो ये क्या करते हैं, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं। और थर्ड टाइप के ड्रग क्या हो जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। इसमें तो दो टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक है फर्स्ट, तो सिस्टमेटिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड अदर आते हैं। और सेकंड में क्या है, इनहाइलेशन में है क्या, बेक्लोमेथासोन, डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडेशोनाइड और फ्लूटिकेशोन, प्रोपियोनेट और फ्लूविसोलिड आ जाता है, और साइक्लिसोनाइड आ जाते हैं। ये सब क्या है, इनहाइलेशन कि हम इनहाइलेशन के फॉर्म में लेंगे, नेबुलाइजन के थ्रू लेंगे। और सिस्टमेटिक में क्या है कि हम डायरेक्टली ओरली ले लेंगे या इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। तो ये हमारा सिस्टमेटिक हो गया है। अब हमारा थर्ड क्या है, पहले हम ब्रांकोडाइलेटर देखिए, सेकंड में हम क्या देख लिए, मास्ट सेल स्टेबलाइजर देख लिए, और थर्ड में हमारा क्या है, मिसलेनियस में हमारा क्या आ जाता है, मिसलेनियस का मतलब हो जाता है अदर। तो ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस में क्या है, ओमलीजुमैब, फिर मॉन्टेल्यूकास्ट, फिर रोफ्लुमिलेस्ट, ये है मिसलेनियस में। अब हम एक एक करके एक ड्रग का हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर है, साल्बुटामॉल बहुत ही फेमस ड्रग है। आप जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ड्रग है साल्बुटामॉल। तो साल्बुटामॉल में हम देखते हैं कि क्या है, ए हाईली सेलेक्टिव बीटा टू एगनिस्ट, मतलब हाईली सेलेक्टिव बीटा टू एगनिस्ट, मतलब ये बीटा टू रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एक्शन को प्रमोट करता है। कार्डियक साइड इफेक्ट आर लेस प्रोमिनेंट, यहाँ पर क्या है, कार्डियक साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब बहुत ही देखने को मिलता है जो, तो है तो यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। सेलेक्टिविटी इज फर्दर इंक्रीज बाई इनहेलिंग द ड्रग, ये क्या है कि बीटा टू सेलेक्टिव बीटा टू एगनिस्ट के साथ ये बाइंड करके वहाँ पर क्या कर देता है, ये सेलेक्टिव टू फर्दर इंक्रीज बाई इनहेलिंग द ड्रग, ये ड्रग इनहेलेशन के द्वारा वहाँ पर सेलेक्टिविटी को इंक्रीज करा देता है। फिर इनहेल साल्बुटामॉल द डिलीवर्ड मोस्टली फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड मीटर डोज इनहेलर PMDI, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में PMDI भी बोलते हैं और प्रिस्क्राइब्ड मीटर डोज इनहेलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या है, PMDI क्या है, एक मशीन है, एक डिवाइस होता है जो क्या करते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा कि जिसको भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो एक मशीन जेब से निकालते हैं, रखे रहते हैं और माउथ में लगाकर ऐसे खींचते हैं सांस, तो वो है क्या है कि PMDI मशीन ही रहता है। तो इसके थ्रू क्या करता है कि इनहेल करते हैं, साल्बुटामॉल को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और ये क्या करता है, ब्रोंकियल डायलेशन का मतलब ब्रोंकियल को डायलेट कराता है विथिन 5 मिनट में, और एंड द एक्शन लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स, इसका एक्शन 2 से 4 घंटे तक रहता है। इट इज देयरफॉर यूज्ड टू अबॉर्ट एंड टर्मिनेट अटैक ऑफ अस्थमा, तो ये क्या करता है कि ये कम करता है और अस्थमा के अटैक को क्या करता है, टर्मिनेट करता है, एंड कर देता है। बट इज नॉट सुइटेबल फॉर राउंड द क्लॉक प्रोफाइलेक्सिस, तो राउंड द क्लॉक का मतलब होता है
ऑल डे एंड ऑल नाइट, मतलब पूरी रात और पूरी दिन, ये क्या है, ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि मसल ट्रीमर्स आर द डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट। यह क्या है कि यदि हम डोज ज़्यादा दे देंगे तो मसल में ट्रीमर होने के चांसेस ज़्यादा सकते हैं। पाल्पिटेशन मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, रेस्टलेसनेस मतलब टायर्डनेस और नर्वसनेस मतलब एनजाइटी, और थ्रोट इरिटेशन, एंकल एडिमा कैन आल्सो कर, ये सब भी देखने को मिलता है। फिर हाइपोकेलीमिया, पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, इज आल्सो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। फिर साल्बुटामॉल अंडरगोज द प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज इन द गट वाल। यह क्या है कि साल्बुटामॉल प्रीसिस्टमिक मेटाबॉलिज होता है गट वाल में। ओरल बायोबिलिटी जो होता है 50% होता है, यदि हम 100% देंगे तो 50% ही हमारे बॉडी में, हमारे सर्कुलेशन में ये ड्रग का इफेक्ट पहुंचता है। ओरल साल्बुटामॉल एक्ट फॉर 4 to 6 hours इज लॉन्गर एक्टिंग एंड सेफर देन आइसोप्रिनेलिन। तो बताया जा रहा है कि जब हम ओरली साल्बुटामॉल देते हैं 4 से 6 घंटे के लिए एक्ट करता है, लॉन्गर एक्टिंग इसका रहता है, और ये सेफ रहता है, बहुत ही बेस्ट रहता है आइसोप्रिनेलिन से, बट नॉट सुपीरियर इन ब्रोंकोडायलेटर एफिकेसी। बट लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है या सुपीरियर है, बिकॉज ऑफ मोर फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट, क्योंकि इसके लगातार साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओरल बीटा 2 एगनिस्ट थेरेपी इज रिजर्व्ड फॉर पेशेंट हु कैन नॉट करेक्टली यूज इनहेलर आज और एज अल्टरनेटिव एडजेसेंट ड्रग इन सीवियर अस्थमा। तो इसमें बताया जा रहा है कि ओरल बीटा 2 एगनिस्ट थेरेपी जो होता है ये रिजर्व होता है पेशेंट के लिए जो करेक्टली इनहेलर के थ्रू अल्टरनेटिव ड्रग नहीं लेते हैं सीवियर अस्थमा में। अब इन देखते हैं कि इंडिकेशन कब कब हम ये ड्रग दे सकते हैं। तो रिलीफ ऑफ सीवियर ब्रोंकोस्पॉस, यदि क्या हो जाता है कि सीवियर ब्रोंकोस्पॉस, ब्रोंक्यूल में कॉन्स्ट्रिक्शन होते तब देते हैं, तब ले सकते हैं। क्रोनिक अस्थमा हो तब दे सकते हैं, एक्यूट सीवियर अस्थमा हो तब दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे कि ये ड्रग कैसे एक्ट करता है हमारे बॉडी में। साल्बुटामॉल इज बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगनिस्ट, ये क्या करता है, साल्बुटामॉल बीटा 2 एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर के साथ में बाइंड करके उसके एक्शन को प्रमोट करता है। द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एंड एड्रीनो रिसेप्टर एगनिस्ट ड्रग आर at last in part attribute to stimulation of intracellular adenyl cyclase, the enzyme that catalyze the conversion of the adenosine triphosphate मतलब ATP to cyclic 3,5 adenosine monophosphate cyclic AMP। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो बीटा 2 एड्रेनो रिसेप्टर के साथ में बाइंड करके उसके एक्शन को प्रमोट करता है, और स्टिमुलेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर एड्रेनल साइक्लेज एंजाइम को क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है कि कैटालाइज करता है। कैटालाइज का मतलब एक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ एडेनोसिन मतलब एटीपी को साइक्लिक 3,5 फास्फेट एडेनोसिन मतलब साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। एटीपी को क्या करता है, ये साइक्लिक एएमपी में, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से इंक्रीज द साइक्लिक एएमपी लेवल काज द रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल एंड इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ मीडिएटर हाइपर सेंसिटिविटी फॉर सेल स्पेशली फ्रॉम मास्ट सेल। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा चीज़ ये बता रहा है इसमें कि ये क्या कर रहा है, इसका एक्शन क्या है। ये साल्बुटामॉल बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड करके उसके एक्शन को तो प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या होता है कि ये इसका स्टिमुलेशन एक करता है कि ये स्टिमुलेट कर देता है इंट्रासेलुलर एडेनिल साइक्लेज एंजाइम को, ये स्टिमुलेट कर देता है, और ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट कर देता है, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, और यही इंक्रीज साइक्लिक एएमपी लेवल क्या करता है, ब्रोंक्यूल मसल को, स्मूथ मसल को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, और जो कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है उसको रिलैक्स कर देगा, और इनहिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ मीडिएटर ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी फ्रॉम सेल। ये क्या करता है, सेल से क्या करता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी मीडिएटर के रिलीज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है, स्पेशली फ्रॉम मास्ट सेल से। इस तरह से क्या हो जाता है कि वहाँ पर एलर्जिक रिस्पॉन्स कम हो जाते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल क्या हो जाते हैं, वो डायलेट हो जाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है।
अब हम डोज देख लेते हैं कि इसमें डोज क्या क्या होते हैं। तो 2 to 4 mg ओरल दे देते हैं, 0.25 से 0.5 mg IM और सबकुटेनियस देते हैं, 100 to 20 माइक्रोग्राम बाई इनहेलेशन देते हैं। आस्थालीन बहुत ही फेमस ड्रग है, ये भी आस्थालीन बहुत आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। तो 2 to 4 टैबलेट के फॉर्म में mg में मिलेगा ये। 8 mg SR टैबलेट मिलेगा, 2 mg पर ml सिरप मिल जाएगा, 100 माइक्रोग्राम मीटर डोज इनहेलेशन मिलेगा। तो ये सब आप क्या है इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसमें कंट्रा इंडिकेशन, मतलब ये ड्रग कब नहीं देना है, ऐसे पेशेंट को नहीं देना है हिस्ट्री जो इनको इस ड्रग से एलर्जी हो, हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब इस ड्रग के कंपोनेंट से किसी भी पेशेंट को एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, तो ऐसे पेशेंट को नहीं देना है। एडवर्स साइड इफेक्ट हम देखते हैं तो डोज रिलेटेड हाइपोकैलीमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल रिड्यूस हो जाता है, ट्रीमर्स आने के चांसेस हो, नर्वसनेस हो जाता है, माइल्ड ट्रैकीकार्डिया, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि क्या होता है, कार्डियक साइड इफेक्ट बहुत ही लेस प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए बताया जा रहा है माइल्ड ट्रैकीकार्डिया, मतलब बहुत ही कम हार्ट रेट बढ़ सकता है, बस यही है इसके साइड इफेक्ट। अब हम देखते हैं मेथिलजेंथिन्स। साल्बुटामॉल हमारा कंप्लीट हो गया। साल्बुटामॉल हमारा क्या था, बीटा-2 सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग था। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट हमारा ब्रोंकोडायलेटर का क्लासिफिकेशन में आया था मेथिलजेंथिन। तो मेथिलजेंथिन में हम देखेंगे मेथिलजेंथिन के बारे में। तो थियोफाइलिन एंड इट्स कंपोनेंट हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अस्थमा। एक्सटेंसिवली का मतलब ज़्यादातर ये अस्थमा में यूज होने वाले ड्रग होते हैं, थियोफाइलिन और इसके कंपोनेंट, बट आर नॉट कंसिडर फर्स्ट लाइन ड्रग एनी मोर। हम ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि इसके अलावा कोई और फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, ऐसा हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। दे आर यूज्ड मोर ऑफन इन COPD, ये ज़्यादातर यूज होने वाला ड्रग है COPD में। थियोफाइलिन इज वन ऑफ the 3 नेचुरल अकरिंग methylated xanthine alkaloids, कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। इसमें बताया जा रहा है कि हमारे 3 नेचुरल अकरिंग, जो नेचर में हमारे 3 कंपोनेंट या 3 ड्रग पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, जो है हमारे एल्केलॉइड, कैफीन आ जाते हैं, थियोफाइलिन है और थियोब्रोमिन। इन तीनों में से एक हमारा थियोफाइलिन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब हम देखते हैं मेथिलजेंथिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मेथिलजेंथिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट CNS लेवल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेवल में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूड किया गया है। एंटागनिज्म ऑफ द एडिनोसिन रिसेप्टर, रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल और फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ गाबा रिसेप्टर। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये एडिनोसिन रिसेप्टर के साथ में बाइंड करके उसके एक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा, और ये क्या करेगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, और ये गाबा रिसेप्टर के एक्शन को क्या करेगा, ये मॉड्यूलेशन कर देगा, चेंज कर देता है। यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इंडिकेशन में हम देखते हैं कि क्या क्या इंडिकेशन हमको देखने को मिलेगा, तब हम मेथिलजेंथिन को देख सकते हैं या ड्रग ले सकते हैं। तो एपनिया, प्रीमेच्योरिटी में यदि हमको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है या रेस्पिरेटरी रेट लो हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, अस्थमा में, एक्यूट अस्थमा में और अस्थमा मेंटेनेंस में, ये सब हम क्या है इस इंडिकेशन में हम दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में और COPD में फिर मेथिलजेंथिन हम दे सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, डिजीनेस हेडेक आ सकते हैं, लाइट हेडेकनेस आ सकते हैं, हार्ट बर्न्स आ सकते हैं, स्टमक पेन आ सकते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस और स्लीपनेस और इंक्रीज यूरिनेशन, मतलब इंक्रीज यूरिनेस इसलिए होगा, यूरिन का एक्सक्रीशन इसलिए होगा क्योंकि ये क्या करते हैं कि हमारा बॉडी एडजस्ट करता है इसके मेडिकेशन को, तो इसीलिए यूरिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। एक्सपीरियंसेस में चेस्ट रैपिड और इरेगुलर हार्ट बर्न हो सकता है, कन्फ्यूजन, सीवियर स्टमक पेन और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये सब हो सकते हैं। अब नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, अवॉइड ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बेवरेज कंटेनिंग कैफीन, कॉफ़ी, टी, कोलाज और ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चॉकलेट।
तो हमको क्या है कि कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पीना है और ना ही चॉकलेट खाना है यदि हम ये ड्रग ले रहे हैं तो। और कैफीन कैन इंक्रीज द साइड इफेक्ट टू दिस ऑफ दिस मेडिकेशन। इस मेडिकेशन का कॉफ़ी कैफीन के साथ में साइड इफ़ेक्ट है, तो इसलिए नहीं हमको कॉफ़ी लेना है। स्मोकिंग अफेक्ट दिस मेडिकेशन, ये क्या कहता है, स्मोकिंग इस मेडिकेशन को ही अफेक्ट कर सकता है। स्टॉप स्मोकिंग, योर डोज में बी नीडेड टू, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, तो हमको क्या कर देना है कि स्टॉप कर देना है स्मोकिंग, योर डोज में बी नीडेड टू बी एडजस्टेड, तो हमारे डोज को एडजस्ट करने के लिए हम स्मोकिंग स्टॉप कर देना। दिस मेडिकेशन शुड बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली इफ़ क्लियरली नीडेड, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो प्रेगनेंसी में तभी इस मेडिकेशन को यूज करना चाहिए। बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस ड्रग अपीयर इन ब्रेस्ट मिल्क, ये क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इस ड्रग का अपीयर होता है ब्रेस्ट मिल्क में। कंसल्ट विथ योर डॉक्टर बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग, तो यदि हम ये ड्रग ले रही हैं प्रेग्नेंट लेडी और उनको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कलेक्ट कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री स्पेशली इफ़ पेशेंट टेकिंग मेडिसिन बीटा ब्लॉकर फॉर हायर ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बीटा ब्लॉकर मेडिसिन यदि ले रहे हैं तो ये क्या है, कलेक्ट करना है मेडिकल हिस्ट्री इस तरह से। तो इस तरह से हमारा क्या एंटी अस्थमेटिक ड्रग हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे अब हमारे बहुत सारे इसमें टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। एंटी अस्थमेटिक ड्रग मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होने वाले ड्रग में हम देखेंगे कि म्यूकोलिटिक, एक्सपेक्टोरेंट, डीकंजेस्टेंट, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर ड्रग, तो ये सब जितने भी और बाकी हमारे टॉपिक बच रहे हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी से मेरा बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।